नमस्कार, न्यूज 31 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। राजधानी भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर महिला आरक्षण बिल को लेकर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की बेबाक नेता कही जाने वाली उमा भारती ने आज लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और उन्होंने इस बिल को लेकर अपना विरोध जताते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी का 50% आरक्षण का प्रावधान जरूरी है। 50% के बिना ओबीसी महिलाएं पीछे छूट जाएंगी। पिछड़ों के हक की बात हमारा अधिकार है। बिल से पिछड़ों का भरोसा टूटेगा। दिल्ली में जो हुआ उसके लिए आज से अभियान चलाऊंगी मैं और एमपी में भी शिवराज सरकार से मांग करूंगी कि वह यहां विधानसभा में भी महिलाओं को 50% आरक्षण दे। बिल में ओबीसी को 50% आरक्षण देना चाहिए। आगे उमा भारती ने कहा कि राष्ट्रवादी लोग बीजेपी के विरोध में दूसरी जगह जा रहे हैं। ये बिल 1996 में देवेखेड़ा जी ने प्रस्तुत किया था। मैंने 1996 में बिल का विरोध किया था। मैंने कहा था कि जब तक एससी, एसटी और ओबीसी का स्पष्ट नहीं करते बिल वापस ले लिए जाएंगे। मैंने कहा था जब तक एससी, एसटी और ओबीसी का स्पष्ट नहीं करते बिल वापस ले लीजिए। मेरे विरोध के बाद मेरी पार्टी के लोग नाराज हो गए थे। क्या कुछ कहा इस दिल पर उमा भारती ने, देखिए। बेचारे का उसके ये बिल 1996 में देवगौड़ा जी ने प्रस्तुत किया था। उस समय पे जैसे ही वो प्रस्तुत करने के लिए खड़े हुए, मैं साथ में खड़ी हो गई, क्योंकि बिल का ड्राफ्ट उसी समय हम लोगों के सामने पेश हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि जब तक आप इसमें एसटी, एससी और ओबीसी का स्पष्ट नहीं करते हैं तब तक आप इस बिल को वापस ले लीजिए। और मैंने ये भी कहा कि एसटी और एससी को तो आप संवैधानिक अनिवार्यता के कारण दे देंगे, लेकिन ओबीसी महिलाएं पीछे छूट जाएंगी, इसलिए इसमें ओबीसी का प्रोविजन करिए और इस बिल को वापस लीजिए। देवगौड़ा जी ने मेरा सम्मान किया और बिल को ये कहते हुए वापस ले लिया कि मैं बिल को वापस लेता हूँ, स्टैंडिंग कमेटी को सौंपता हूँ। और सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मेरी पार्टी के लोग भी नाराज हो गए और पूरा सदन नाराज हो गया। लेकिन अचानक सदन दो हिस्सों में बंट गया इसी बात को लेकर। और जब सदन में हंगामा हो गया, अटल जी हमारे नेता थे, हम बाहर आ गए, तो मेरे साथ जॉर्ज आ गए, मुलायम सिंह जी की पार्टी के लोग आ गए, नीतीश कुमार जी आ गए, और हमारी पार्टी के लोग भी, पिछड़े वर्गों के जो सांसद थे वो मेरे पास में आ गए। और अटल जी ने मुझे पूछा कि क्या हो गया बेटा। तो मैंने उनको बताया कि देश में पिछड़ी जातियों की संख्या सर्वाधिक होते हुए भी इस बिल में उसका प्रोविजन नहीं होना, ये देश की महिलाओं के लिए, पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो जब आरक्षण में एक विशेष आरक्षण हो ही रहा है तो फिर इसमें हम वो प्रोविजन भी कर सकते हैं, और आबादी के अनुपात में और रिजर्वेशन के अनुपात में हम ओबीसी को मंडल कमीशन के हिसाब से दे सकते हैं। मैंने यहाँ तक सुझाव दिया कि जो मंडल में मुस्लिम जातियां भी लिस्टेड हो गई हैं पिछड़ों में, उनकी महिलाओं को भी इसमें जगह मिल सकती है। तो इस बात पर जब स्टैंडिंग कमेटी को बिल गया तो जॉर्ज साहब का प्रस्ताव था कि मुझे ही अध्यक्ष बना दिया जाए स्टैंडिंग कमेटी का, लेकिन चूंकि मैं एक पक्ष थी, एक पार्टी थी, मेरा एक मत था, इसलिए डॉक्टर कामरेड गीता मुखर्जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया। और हर बार पार्टी के प्लेटफॉर्म पे मैंने मुद्दा उठाया और अटल जी और अडवाणी जी ने मेरा हमेशा साथ दिया। हर पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में मैंने मुद्दा उठाया। जब मैं मिनिस्टर थी तो एक दो बार अटल जी ने इस बिल को लाने की बात कही, तो मैंने कहा कि आप ओबीसी के प्रोविजन के बिना मत लाइएगा इस बिल को, नहीं तो मैं सदन में भी इसके विरोध में खड़ी हो जाऊंगी। तो इसलिए किसी ना किसी वजह से वो रुका रहा। मैंने आज कल जब मुझे खबर लगी आ रहा है, सुबह खबर लगी कि आ ही रहा है, तो मैंने सुबह तुरंत प्रधानमंत्री जी को लिखा और याद दिलाया। तब वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे, ये तब की बात है 96 की। तो मैंने उनको पूरा याद दिलाया सदन का घटनाक्रम, और उनको कहा कि मैं आपको कई बार कैबिनेट में ये बात कह चुकी हूँ, क्योंकि कैबिनेट में भी महिला जो कैबिनेट मिनिस्टर थी वो कहती थी कि आप इसको ले आइए, तो मैं तुरंत कह देती थी प्रधानमंत्री जी ओबीसी वाले फैक्टर को अंदर करके ही इसको लाना ठीक रहेगा। तो मैंने उनको आज चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री कार्यालय से पुष्टि हो गई कि प्रधानमंत्री जी तक चिट्ठी पहुंच गई। तो मुझे यकीन रहा कि ओबीसी का प्रोविजन उसमें है, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को ये भी बताया था कि अगर इसमें ओबीसी का प्रोविजन नहीं होगा तो मैं इसको सार्वजनिक तौर पर इस बात को कहूंगी। इसलिए मैं इंतजार कर रही थी कि शायद कुछ प्रोविजन की बात इसमें हो।
अब नहीं है तो मैं इस बात को कह रही हूँ। और मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में और स्थानीय निकायों के जो चुनाव होते हैं उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए विशेष प्रोविजन है। तो जब ये एक विशेष आरक्षण हो रहा है, एक विशेष व्यवस्था हो रही है महिलाओं के लिए, तो उसमें ये प्रोविजन हो सकता है। अब इसमें ओबीसी महिलाएं पीछे छूट जाएंगी, उनका हक छीनना ठीक नहीं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके पक्ष में बोला, लेकिन इसी कांग्रेस पार्टी ने उस समय पर मेरे को बहुत डांट पिलाई थी। और बीजेपी, कांग्रेस और वामपंथी सब एक थे कि बिल को पास करो और निर्विरोध पास करो। और मुझे इसके लिए अपराधी माना गया 15 साल तक कि मेरी वजह से वो बिल निर्विरोध पारित नहीं हो पाया। तब कांग्रेस भी इसमें शामिल थी कि कोई ओबीसी आरक्षण की जरूरत नहीं है। आज पता नहीं क्यों कांग्रेस ने अपनी रंगत बदल ली और अपना कलर बदल लिया। लेकिन मैं आज भी इस मत की हूँ कि अगर इसमें ओबीसी महिलाओं का आरक्षण का प्रोविजन नहीं होता तो ये बिल अधूरा रहेगा। पिछड़ों के हक की बात करना हमारा अधिकार नहीं रहेगा और पिछड़े लोगों का जो हम पर भरोसा है वो टूट जाएगा। प्रधानमंत्री स्वयं पिछड़े वर्गों से आते हैं, इससे महिलाओं को कैसे संतुष्टि होगी? और जाति का संवेदनाओं से संबंध नहीं होता। अगर जाति का संवेदनाओं से संबंध होता तो महात्मा गांधी जी ने ही सबसे ज्यादा दलितों के हितों की बात कही थी। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के बराबर ही किसी ने दलितों के हित की बात कही थी तो वो उस व्यक्ति ने कही थी जो स्वयं दलित नहीं था। इसलिए संवेदनाओं का जाति से संबंध नहीं होता और संवेदनाओं से जातियों की संतुष्टि भी नहीं होती। जरूरी होता है कि उनको हक मिले, उनको अधिकार मिले। मध्य प्रदेश में भी मैं शिवराज जी को अब कहने ही वाली हूँ, तो ठीक है, दिल्ली में जो हो गया इसके खिलाफ अभी बात चलेगी, अभी अभियान चलेगा अभी आज से। लेकिन मध्य प्रदेश में जब आपने 50% आरक्षण की बात कही है तो दीजिए, और इस 50% आरक्षण में आप आधा हिस्सा निकालिए पहले बाहर, और उसमें एसटी, एससी और ओबीसी महिलाओं का प्रोविजन करके विधानसभा की सीटों को आप तय कर लीजिए। पहले पार्टी के लेवल पर तय कर लीजिए और दिखाइए, पहले अपनी पार्टी का चरित्र दिखाइए, उसका कैरेक्टर दिखाइए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि तुरंत आरक्षण लागू करने की व्यवस्था हो। मन के अंदर अगर ये बात होगी तो ये हो भी सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश पूरे भारत का नाभिकीय केंद्र है, मध्य में है। यहाँ से ये बात शुरू होनी चाहिए और ओबीसी महिलाओं को यहाँ विधानसभा में 50% सीटें महिलाओं को मिलनी चाहिए और उसमें एसटी, एससी और ओबीसी का जो हिस्सा है वो 50% होना चाहिए। और उस 50% में भी जिस प्रकार की हिस्सेदारी संवैधानिक व्यवस्था में है वैसी होनी चाहिए। और इसमें जो मुस्लिम तबके की वो महिलाएं जो मंडल कमीशन में चिन्हित हो गए हैं, मुस्लिम तबके पिछड़े वर्ग के तौर पर, जैसे सब्जी बेचने वाले हैं और अन्य जो मुस्लिम समाज के जो अति गरीब परिवारों के लोग हैं वो उसमें चिन्हित हो गए हैं, तो उनके परिवारों की महिलाओं को भी उसमें स्थान दिया जा सकता है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से मैंने बहुत आग्रह किया है उस पत्र में, वो पत्र मैं आज आपके बीच में बांट रही हूँ। और मैंने हमेशा पार्टी के प्लेटफॉर्म से उठाया और इसको पार्टी ने कभी मेरी बगावत नहीं माना, बल्कि अटल जी ने मेरी भावनाओं का बहुत सम्मान किया। क्योंकि मैंने अटल जी को, मैं अंत में खत्म कर रही हूँ आपके सवालों के लिए, मैंने ये कहा था कि आपकी 13 दिन की सरकार बन के रह गई, इसलिए तो देवगौड़ा जी की सरकार बनी, क्योंकि पिछड़ी जाति के लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, वो आपका विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते। अगर आपको उनका इसी तरह की तमाम ताजा खबरों के अपडेट्स के लिए न्यूज़ 31 पर हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।